Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research, Module 8, Developing Assumption and Hypothesis. And today we are going to deal errors in hypothesis testing. After this session, you can develop the potency about define and distinguish between type 1 and type 2 errors, explain how these errors occurs and how to reduce them, understand the concept of statistical power, explain one-tailed and two-tailed test in their implication. You may choose the appropriate test type for a research question. Errors in hypothesis testing. जब हम परिकल्पना का परीक्षण करते हैं उस समय कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो एक बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं बड़े परिणाम को इफेक्ट कर देती हैं, या कह सकते हैं कि परिणाम को जो उसका नोशंस है उसको डिस्कनेक्ट कर देती हैं अपने रियल सेंस से। तो यहाँ बात करें कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन सैंपल डाटा। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसमें जो हम डिसीजन लेते हैं वो सैंपल के आधार पर लेते हैं। व्हाट सैंपल हमने जो गैदर किए थे, सैंपल्स से प्राप्त किए थे डेटा, उनको आधार बनाकर हम लोग कुछ कहते हैं। तो देयर आर टू पोटेंशियल एरर्स। अगर बात करें कि जो जनरली हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो प्रकार की जो त्रुटियां हो जाती हैं, दैट वी कंसीडर एज वन टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। तो अगर यहाँ हम देखें कि डिसीजन रियलिटी स्टेबल से समझ सकते हैं, H0 अगर ट्रू है और उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, जो नल हाइपोथेसिस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है उसको H0 से दिखाया जा रहा है। H0 इज द सिंबल या नोटेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस। और जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाई है अगर वो सही आ रही है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और हम उसको रिजेक्ट करते हैं बाय फोर्स, तो इट मीन्स वी आर डूइंग टाइप 1 एरर एंड दैट इज नोन एज अल्फा एरर। जैसा कि हमने माना कि लड़के और लड़कियों के शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक अंतर नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द बिटवीन अचीवमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, और वो ऐसा आया भी, लेकिन हम उसको रिजेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं वो अलग बात है। जैसे कि हम कभी कभी अपना जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको हम डाउन करने का प्रयास करते हैं कि वो जो वैल्यू आई है वो एक्सेप्ट हो जाए। तो एट दैट कंडीशन हम टाइप 1 एरर के साथ जाते हैं। जब हम हमारी नल हाइपोथेसिस सही होती है हम उसको रिजेक्ट करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा उसी में केस होता है जब H0 इज ट्रू, जब हाइपोथेसिस हमारी सही है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि फेल टू रिजेक्ट H0, हम उसको फेल नहीं करते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस चूंकि आज के टर्मिनोलॉजी में फेल टू रिजेक्ट लिखते हैं कि रिजेक्ट को हम फेल कर देते हैं, रिजेक्ट हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस बनी हुई है, तो वो हमारी करेक्ट डिसीजन होती है, यानी कि वी आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। और दूसरा कंडीशन अगर देखें कि H0 इज फॉल्स एंड वी रिजेक्ट H0, हमारी जो शून्य परिकल्पना है वो सही नहीं है और हम उसको रिजेक्ट करते हैं, तो वो डिसीजन तो करेक्ट होगा। लेकिन अगर H0 इज फॉल्स, अगर H0 गलत है, जो हाइपोथेसिस हमने बनाई नल हाइपोथेसिस वो रॉन्गली प्रूव हो रही है और उसको हम फेल टू रिजेक्ट, और उसको अब रिजेक्ट करने में हम फेल हो रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर डूइंग सम एरर, क्योंकि हाइपोथेसिस तो गलत है और उसको हम फेल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उसको नकार नहीं कर पा रहे हैं, तब हम टाइप 2 एरर करते हैं। तो यानी कि जो टाइप 2 एरर इन द कंडीशन जब हाइपोथेसिस खुद में गलत है
जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाई वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, लेकिन हम उसको फेल टू रिजेक्ट, हम उसको फेल रिजेक्ट करने में फेल हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में टाइप 2 एरर हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, एक कंडीशन जबकि H0 ट्रू है और उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और दूसरा कंडीशन जब हाइपोथेसिस ही गलत हो रही है लेकिन हम उसको फेल करने में, रिजेक्ट करने में फेल हो रहे हैं, तो टाइप 2 एरर। तो एरर्स आर एन इनहेरेंट रिस्क because we are using probabilities to infer results from samples to population. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि errors are inherent risk because we are using probabilities. हम यहाँ पे संभाव्यता के साथ काम कर रहे हैं to infer results from samples to population. तो जो सैंपल के बिहाफ, सैंपल से जो डेटा हमें मिला हुआ है उसको हमें पॉपुलेशन के लिए इन्फर करना है या कुछ कहना है उससे अबाउट, तो वो टफ हो जाता है हमारे साथ, क्योंकि उसमें जब एरर आ जाती हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मिसलीडिंग हो जाता है जब हम पॉपुलेशन के लिए कहते हैं। तो देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड टू एसेस द सैंपल्स इंफॉर्मेशन एंड मेक द जजमेंट वेरी प्रिकॉशनली। टाइप 1 एरर या अल्फा एरर, इसको अगर हम सही ढंग से बात करें तो यहाँ देखेंगे कि जैसा हमने कहा कि रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, जब हमारी नल हाइपोथेसिस एकदम सही है, सिद्ध हो रही है, और वी आर ट्राइंग टू रिजेक्ट इट, वी आर रिजेक्टिंग इट, नॉट ट्राइंग टू, हाउएवर we are rejecting it. So rejecting the null hypothesis when it is actually true, in other words, this is the error of accepting an alternative hypothesis. एक नई hypothesis को हम वहाँ accept कर रहे हैं, the real hypothesis of interest, जहाँ हमारी interest है, when the results can be attributed to chance. तो यहाँ ये type 1 error को हम alpha error से भी donate करते हैं, और एक example देख सकते हैं कि null hypothesis हमने बनाई है कि there is no significant difference in academic performance between students who take open book examination and those who take traditional examinations. तो अब यहाँ पे एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम फ्रेम कर रहे हैं कि there is a significant difference in academic performance, और हम दिखाना चाह रहे हैं कि एक significant difference वहाँ पे है। तो ये हमारी गलती जो होने जा रही है वो टाइप 1 एरर के रूप में कंसीडर होगी, एंड हियर व्हेन द रिसर्च, कह सकते हैं कि व्हेन द रिसर्चर रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। तो ये तो इस कंडीशन में है, ऐसे ही कंडीशंस अगर पहले कहीं भी रिसर्चर करता है तो दैट विल बी कंसीडर अंडर द टाइप 1 एरर। अब बात करना है कि इस टाइप 1 एरर को हम रिड्यूस कैसे करें। तो रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग सिग्निफिकेंस लेवल फ्रॉम 5%, हम इसकी जो सिग्निफिकेंस लेवल है उसको घटा सकते हैं, 0.05 से 0.01 कर सकते हैं। तो यानी कि 5% जो कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंस लेवल जो 0.05 था उससे अगर 0.01 जाते हैं तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं टाइप 1 एरर को। तो इट रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्टली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, सैंपल साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड अप्लाई करेक्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। जो सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट उस पर्पज के लिए हैं, उनको अगर हम यूज में लाते हैं तो शायद हम टाइप 1 एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। टाइप 2 एरर की बात करें जिसे हम बीटा एरर के नाम से जानते हैं, failing to reject the null hypothesis when it is actually false, जब वो गलत है और उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि failing to reject, हम इसको रिजेक्ट करने में फेल हो जा रहे हैं, then that is will be known as type 2 error. यहाँ देख सकते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू, रिसर्चर कंक्लूड नो डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन टू थेरेपी मेथड्स व्हेन देयर एक्चुअली इज, वहाँ पे अंतर है लेकिन हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि देयर इज नो डिफरेंस एग्जिस्ट। तो इंटरप्रिटेशन दिस इज अ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट, और ये
कैसे कम करें टाइप 2 एरर को? तो हम ये कर सकते हैं कि इंक्रीज सैंपल साइज, इम्प्रूव मेजरमेंट रिलायबिलिटी, इंक्रीज अल्फा लेवल। अल्फा लेवल को अगर हम इंक्रीज करते हैं, जो सिग्निफिकेंस लेवल है, तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इंक्रीज इफेक्ट साइज, और इफेक्ट साइज को भी हम मैक्सिमाइज कर दें, तो ये हमारा इफेक्टिव हो सकता है। स्टैटिस्टिकल पावर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल पावर क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। तो वो जो एक गलत शून्य परिकल्पना बनी है, उसको हम रिजेक्ट कर लें, अगर ये संभावना हमारा या हो पा रही है, तब वो हमारी जो डिजाइन है या स्टैटिस्टिक्स है वो स्ट्रांगली पावर में मानी जाएगी, उसकी पावर अच्छी मानी जाएगी। और इसके लिए हम जो फार्मूला मैथमेटिकली लगाते हैं वो पावर इक्वल टू 1 माइनस बीटा, और आइडियल पावर यहाँ कह सकते हैं कि 0.80 या इससे अधिक होनी चाहिए आइडियल पावर, यानी कि 80% चांस ऑफ डिटेक्टिंग अ ट्रू इफेक्ट। हम इस तरीके से अगर करने जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि जो गलत शून्य परिकल्पना उसको रिजेक्ट कर लें, तो देन दैट विल बी कंसीडर एज द आइडियल पावर। फैक्टर्स दैट इंक्रीज पावर, सैंपल साइज अगर इनफ है, इफेक्ट साइज भी बड़ा है, वेरिएबिलिटी लोअर है, एंड अल्फा लेवल हायर है, तो उसकी स्टैटिस्टिकल पावर स्ट्रांग मानी जाएगी, एंड दैट विल बी हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द फॉल्स नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट, हेल्प टू इन रिजेक्शन देम। तो ये स्टैटिस्टिकल पावर का कॉन्सेप्ट है, सांख्यिकी क्षमता। वन टेल्ड एंड टू टेल टेस्ट, अब उसी के संदर्भित हम लोग बात करें कि वन टेल टेस्ट यूज व्हेन ए डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज स्टेटेड। जब एक हाइपोथेसिस डायरेक्शनल फॉर्म में बनी होती है, तो वहां पे वन टेल टेस्ट, एक पुच्छीय परीक्षण प्रयोग में आता है। लाइक द न्यू मेथड इज बेटर देन ओल्ड वन। ये कह रहा है कि नई विधि जो है पढ़ाने की या किसी भी कार्य को करने की, वो अच्छी है बेटर देन ओल्ड वन, पुराने के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो हाइपोथेसिस का रिजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट होगा, वो रिजेक्शन रीजन इज वन साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो एनपीसी कर्व हम देखेंगे, उस एनपीसी पे अगर जो रिजेक्शन का एरिया दोनों साइड है, तब तो वो टू टेल टेस्ट, यानी कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जब बनेगी, सॉरी नॉन डायरेक्शनल, और जब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनेगी तो वन साइड होगी। तो अगर रिजेक्शन रीजन इज वन साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, दैट विल बी कंसीडर एज अ वन टेल टेस्ट। मोर पावरफुल इफ द डायरेक्शन इज करेक्ट। अगर डायरेक्शन सही हमने चुन लिया है, तो ज्यादा सटीक टेस्ट माना जाएगा, यानी कि वो हेल्पफुल होगा सही इंफॉर्मेशन सीख करने में। टू टेल टेस्ट यूज्ड व्हेन अ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज स्टेटेड। अगर हमने परिकल्पना द्विपुच्छी बनाई हुई है, जहां पे कोई दिशा क्लियर नहीं है, तो वो वहां पे टू टेल टेस्ट यूज में लाए जाएंगे। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेथड्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेथड्स। यस, विधियों में अंतर है, लेकिन कौन विधि अच्छी है कौन खराब है ये क्लियर नहीं है। तो देयर इज, इसके जो साइड्स हैं वो दोनों तरफ हैं, दो पक्ष इसके डिस्क्राइब होते हैं, तो देयरफॉर इट इज कंसीडर एज टू टेल टेस्ट। एंड रीजन, जो इसका रिजेक्शन रीजन है, इज स्प्लिट अक्रॉस बोथ टेल्स। दोनों पक्षों एनपीसी के दोनों साइड पे ये इसका रिजेक्शन रीजन बनेगा। एंड मोर कंजर्वेटिव अप्रोच, इसको थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच डील किया जाता है। अब यहाँ देखें कि वन टेल टेस्ट, अल्फा जो लेवल है वो 0.05 है, और जब वन टेल होगा तो इसका रिजेक्शन रीजन जो है वो आप देखें एक साइड में दिख रहा है। लेकिन जब टू टेल टेस्ट होगा तो वही जो अल्फा की वैल्यू है 0.05, दैट विल डिवाइडेड इन
टू साइड एंड टू पार्ट्स, और रिजेक्शन रीजन इसके दो साइड दिखेंगे जहां पे 0.025 कंसीडर है। तो ईच टेल जो दो एनपीसी जो स्कैटर्ड होता है और इस तरीके से कि दो साइड्स पे, उन दोनों साइड्स पे वो डिस्ट्रीब्यूशन रिजेक्शन रीजन दिखाई देगा। तो हियर वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट वी कैन अंडरस्टैंड। अब हमें बात करनी है कि चूजिंग द राइट टेस्ट, कैसे राइट टेस्ट हम यूज करें। तो अगर डायरेक्शनल है, पॉजिटिव या निगेटिव किसी डायरेक्शन में, तो देन वी यूज द वन टेल। अगर हम कुछ कह पा रहे हैं अपने हाइपोथेसिस से, जैसे कि यह विधि अधिक प्रभावी है, तो इट मीन्स वी आर गोइंग विथ अ पर्टिकुलर मेथड। तो जैसा कि एक एग्जांपल भी कंसीडर है कि ग्रुप ए परफॉर्म्स बेटर देन ग्रुप बी, एकदम क्लियर कट यहाँ पर रिफ्लेक्शन है कि ग्रुप ए अच्छा करता है या उसकी परफॉर्मेंस अच्छा है इन द कंपैरिजन ऑफ ग्रुप बी। नॉन डायरेक्शनल, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है तो हम टू टेल टेस्ट के साथ जा सकते हैं। और इसका एग्जांपल एक सिंपली कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड ए एंड बी। यस, ग्रुप ए और बी के बीच में अंतर है, लेकिन कौन अच्छा कर रहा है, क्या कौन खराब कर रहा है, नथिंग इज डिस्क्राइब्ड एट हियर। तो therefore it will be considered under the non-directional and two-tail test. Important terms in hypothesis testing, कुछ terms ऐसे हैं जिसको हम important बोल सकते हैं hypothesis testing के दौरान। First one is the level of significance, that is considered as denoted by alpha. Level of significance, सार्थकता का स्तर। The level of significance is the measurement of the statistical significance. सांख्यिकी सार्थकता के की बात हम लोग करेंगे। जो सार्थकता स्तर है वो is the measurement of, सांख्यिकी सार्थकता पे डिपेंड करेगा। And it defines whether the null hypothesis is assumed to be accepted or rejected. और ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ही हम हाइपोथेसिस जो शून्य परिकल्पना हमारी बनी हुई है उसके अबाउट डिसीजन लेते हैं कि इट कैन बी एक्सेप्टेड और इट कैन बी रिजेक्टेड। तो जब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इतना महत्वपूर्ण है हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, क्योंकि इसके बिना फिर हमारी कोई टेस्ट कुछ भी कहने के अबाउट सोच भी नहीं सकती, चाहे वो टी टेस्ट है, वेनोवा, काई स्क्वायर, जो भी टेस्ट हम यूज में लाने जा रहे हैं डेटा एनालिसिस के लिए, दैट विल बी एबल टू से समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देयरफॉर दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। कॉमन वैल्यूज फॉर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो हम सोशल साइंस या बिहेवियरल साइंसेस में हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जो वैल्यू यूज करते हैं, that is 0.05 and 0.01, and this is set by the researcher before starting the test. तो जब हम ये रिसर्चर के द्वारा खुद से डिसाइड किया जाता है, और जनरली हम लोग सोशल साइंस और बिहेवियरल रिसर्चेज में जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वो 0.05 हम इतना सोच के चलते हैं, और इट इज कॉन्फिडेंस लेवल आल्सो। 0.05 का मतलब है कि 5% त्रुटियां हमसे हो सकता है, यानी कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हम कहते हैं किसी भी फाइंडिंग्स को, किसी भी रिजल्ट को डिनोट करते हैं। लाइक दैट 0.01 1% हमारा जो 99% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ करते हैं, यानी कि 1% एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। Level of confidence, that is here also what we have previously discussed, the probability that the decision made is correct given that H0 is true. Formula confidence level 1 minus alpha. अब यहाँ if alpha is 0.05 तो confidence level 95% होगा, if alpha is 0.01 confidence level 99%. तो
इंटरप्रिटेशन जैसा पहले हमने कहा कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द सैंपल कंटेन्स द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर, तो उतना हम कॉन्फिडेंट के साथ कह पाते हैं। अब बात करें क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन की। The critical region is a specific range of area in the NPC distribution। जो अभी हमने NPC पे देखा कि दो साइड या वन साइड एक एरिया दिखाई दे रहा था, उसी को हम रिजेक्शन रीजन के रूप में जानते हैं। The criteria या critical region is a specific range of area in the NPC distribution of the test statistic. It is set value of for the test statistics that leads to the rejection of the null hypothesis. It is set of values for the test statistics, सांख्यिकी को परीक्षित करना है, that leads the rejection of the null hypothesis। और मेजरली हम null hypothesis शून्य परिकल्पना को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए बात करते हैं। तो जो एरिया जिसके बिहाफ हमारा null hypothesis रिजेक्ट हो सकता है, उसी को क्रिटिकल रीजन्स के रूप में डिफाइन करते हैं। अब लोकेशन पे बात करें तो वन टेल टेस्ट में इंटायर अल्फा इन वन टेल, एक साइड में आपको दिखेगा, एक पुच्छिए परीक्षण, अगर उसके आधार पे हम क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। टू टेल टेस्ट में अल्फा इज स्प्लिट इक्वली अक्रॉस बोथ टेल्स, जैसे कहा कि 0.05 जो वैल्यू थी उसको दो साइड में जब डिवाइड करेंगे तो 0.25 वैल्यू आएगी। तो डिटरमाइंड बाय द सिग्निफिकेंस लेवल एंड डायरेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस, यहाँ हम लोग सिग्निफिकेंस लेवल और डायरेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस अगर हमें पता है तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस रीजन, द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक वेयर वी फेल टू रिजेक्ट H0। हम जो नल हाइपोथेसिस है उसकी जो रेंज ऑफ वैल्यूज है फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो जाते हैं, तो इट रिप्रेजेंट रिजल्ट दैट आर लाइकली अंडर H0। अब एक टेस्ट की बात करें तो वो एरिया चाहे वो 95%, 9% जो टाइम तक हम रिजेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम कॉन्फिडेंट उतना होते हैं, तो एक्सेप्टेंस रीजन वो हमारा है। हमारी गलती या त्रुटि जितनी करने की संभावना होती है उसको निकाल कर हम एक्सेप्टेंस रीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बात करें, जो परीक्षण सांख्यिकी है, a value calculated from sample data using appropriate test, चाहे वो Z हो, T टेस्ट हो, F टेस्ट हो, इनके थ्रू जो हम निकाल रहे हैं, used to decide whether to reject H0। टेस्ट स्टैटिस्टिक की बात करेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डाटा यूजिंग अप्रोप्रिएट टेस्ट, और उसका भी मेजर हमारा मेन फोकस है कि वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। तो कंपेयर टू ऑब्टेन वैल्यू विथ क्रिटिकल वैल्यूज फ्रॉम स्टैटिस्टिकल टेबल्स टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। तो हम लोग जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको क्रिटिकल वैल्यूज से कंपेयर करते हैं जो स्टैटिस्टिकल टेबल से हमें मिल जाती है, और ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी कैन रिजेक्ट और एक्सेप्ट हाइपोथेसिस। जैसे 0.05 लेवल पे 400 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उस पे टी टेस्ट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 1.96 है 0.05 लेवल पे। तो अगर उससे वैल्यू कम आती है तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, उसके ऊपर जाती है तो देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो हम उससे कंपेयर करते हैं, तो उसको यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के रूप में देख सकते हैं। P value, the probability of obtaining a test statistics as extreme or more extreme assuming H0 is 3। तो हम ये प्रयास करते हैं कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो नल हाइपोथेसिस है, तो उसके लिए जो डिसीजन रूल, इफ P वैल्यू इज लेस देन or equal to alpha then we reject hypothesis, और if P value is greater than alpha
यानी कि 0.05 से जैसे ही p की वैल्यू अधिक होगी तो वी एक्सेप्ट इट, यानी कि फेल टू रिजेक्ट जो नल हाइपोथेसिस है। पावर ऑफ द टेस्ट, जो पहले ही हम लोगों ने बात की, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, और आइडियल पावर 0.80 या उससे अधिक होनी चाहिए, 80% या अबव दैट। अब अगर इसकी समरी को हम समझें तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, probability of rejecting hypothesis when it is true, committing a type 1 error, मेजरली उसी पे फोकस होकर अल्फा की बात करते हैं। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, probability that the decision is correct, critical region या rejection region in the distribution where H0 is rejected, acceptance region, range of test statistic value where H0 is not rejected, test statistics value computed from sample data to determine whether to reject or accept null hypothesis, p value, probability value of accepting or rejecting a hypothesis, type 1 error, rejecting a true null hypothesis, type 2 error, accepting a false null hypothesis या failing to reject, power of the test, probability of correctly rejecting a false null hypothesis, one tail test, rejection area in distribution becomes in a specific direction, two tail test, rejection area in distribution becomes in both direction। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने अभी पीछे स्टडी किया उसका ये एक समरी चार्ट है। And by the reading of these references you can strengthen your insight about testing and errors in tests. Thank you.